स्टूडेंट्स, हमने कल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा और आज दो चीज़ें पढ़ेंगे इसकी। एक तो हार्मोनल कंट्रोल, दूसरा स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की हम सिर्फ समरी बताएंगे। हार्मोनल कंट्रोल, सबसे पहले प्यूबर्टी कहते हैं ब्लॉगर को, प्यूबर्टी। और ब्लॉगर के वक्त क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होता है। टेस्टोस्टेरोन, इसकी सिक्रीशन से एक तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, दूसरा स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स उन खुसूसियात या कैरेक्टरिस्टिक्स को कहा जाता है जो प्यूबर्टी के अलामत समझे जाते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। मिसाल के तौर पर जब बच्चा बालिग होता है तो उसकी आवाज़ मोटी हो जाती है, डीप वॉइस। दूसरा, दाढ़ी मूंछ के बाल उगना शुरू हो जाते हैं, एक तरह से मर्दानगी की अलामत शुरू हो जाती है। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। अब इससे किसी के जहन में ये नहीं आना चाहिए कि दाढ़ी नहीं निकली है तो बालिग नहीं हुआ है, ऐसी बात नहीं है, ये जाहिरी अलामतें हैं। दूसरा स्पर्मेटोजेनेसिस है। स्पर्मेटोजेनेसिस को आप यूं समझते हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो टेस्टिस के अंदर थी, इसकी लाइनिंग के सेल्स हैं। लाइनिंग के सेल्स में यहां पर कौन सा सेल है, ये स्पर्मेटोगोनियम, एक सेल को हमने टारगेट किया है। ये सेल माइटोसिस के जरिए डिवाइड होकर दो हो जाते हैं, एक अपनी जगह रहता है, एक आगे आता है, अलग हो जाता है। अलग होने वाला ये सेल अभी भी स्पर्मेटोगोनियम है और ये डिप्लॉयड है 2N। इस वक्त इसको कहा जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और इसके ऊपर मियोसिस 1 होगी तो इसके नतीजे में दो सेल्स बन जाएंगे। ये दोनों सेल्स अब हैप्लॉइड हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स की तादाद आधी हो जाती है, और अब इनको कहा जाएगा सेकेंडरी oocyte, स्पर्मेटोसाइट। सॉरी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दोनों में मियोसिस 2 हो जाएगी, मियोसिस 2, तो 4 सेल्स बन जाएंगे। ये चारों सेल्स कहलाते हैं अब स्पर्मेटिड्स। फिर ये स्पर्मेटिड्स सारे के सारे स्पेशलाइज हो जाएंगे। स्पेशलाइजेशन के बाद इसके 3 पार्ट्स बन जाएंगे। शुरू के इस हिस्से को हेड कहा जाता है, हेड। यहां हेड के साथ जो कनेक्शन है बारीक सा, इसको नेक कहा जाएगा, और ये हिस्सा मिड पीस कहलाएगा, और पिछले हिस्से को टेल कहा जाएगा। टेल दरअसल इसका फ्लेजिलम है। हेड रीजन में न्यूक्लियस मौजूद होता है अंदर, और इसी हेड रीजन के अगले हिस्से में एक बाहर से इजाफी खोल मौजूद होता है। इसको एक्रोसोम कहा जाता है, एक्रोसोम। तो हेड रीजन में न्यूक्लियस है, एक्रोसोम एक तरह की केप है जो इसकी प्रोटेक्शन के लिए, इसमें हरकत करते हुए आगे जाना है तो ये प्रोटेक्ट करेगी। मिड पीस के अंदर लातादाद माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी मदद से फ्लेजिलम हरकत करेगा। फ्लेजिलम हरकत करने की वजह से ये पूरा स्पर्म हरकत करेगा। तो इस तरह के मेच्योर सेल को
स्पर्म भी कहा जाता है, स्पर्मेटोजोआ भी कहा जाता है। स्पर्म तो जनरल नाम है, स्पर्मेटोजोआ इसकी हरकत की वजह से कहा जाता है। जोआ मीन्स एनिमल या हरकत करने वाला, तो ये हरकत कर सकता है इसलिए ये नाम पड़ गया। तो मैं जल्दी जल्दी रिपीट करता हूं। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड हो गए, दो बने, अलग होने वाला प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाया, मियोसिस 1 हुई, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 बने, हैप्लॉइड, इन दोनों में मियोसिस 2 हुई तो स्पर्मेटिड्स बने, अनस्पेशलाइज्ड। जब ये स्पेशलाइज हो जाए तो फिर ये स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ बन गया। चारों स्पेशलाइज होंगे। एक मैच्योर्ड स्पर्मेटोजोआ के 3 पार्ट्स हैं, हेड, नेक, मिड पीस और टेल। हेड और मिड पीस के जंक्शन को नेक कहा जाता है। मिड पीस में माइटोकॉन्ड्रिया है जो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, तो टेल यानी फ्लेजलम हरकत करेगी, और हेड रीजन के अंदर न्यूक्लियस है। इस हेड रीजन की हिफाजत के लिए आगे एक्सटर्नल होल है जिसको एक्रोसोम कहते हैं। तो ये स्पर्म्स कितने बन जाते हैं? जाहिर है एक इजैकुलेशन में बनने का सिलसिला तो जारी है, वो कभी रुकता नहीं है। एक इजैकुलेशन में कम से कम 22 मिलियन होने चाहिए, उससे कम हुए तो फर्टिलिटी नहीं, या चांसेस ऑफ फर्टिलिटी कम है। अच्छा, दूसरी तरफ हार्मोनल सिक्रीशन कैसी होती है, हार्मोन्स, तो मैं आपको फिर इधर दावा देता हूं। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसके सेल्स की 3 बड़ी अकसाम है। एक तो ये स्पर्मेटोगोनियम है, दूसरा सर्टोलाई है, तीसरा लेडिक है, लेडिक सेल्स। यहां पर एक बात नोट करें, जब स्पर्म्स की तादाद एक हद से ज्यादा हो जाती है, यानी 22 मिलियन से बढ़ जाती है, तो ये दिमाग तक मैसेज पहुंचता है। दिमाग से फिर गोनेडो हाइपोथैलेमस, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर लोब, वहां से आप समझ लें एफएसएच रिलीज हो। एफएसएच आकर जब ये सर्टोलाइज सेल पर अप्लाई होगा तो सर्टोलाइज सेल्स इनहिबिन हार्मोन रिलीज करेंगे। ये इनहिबिन टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन को रोकेंगे, यानी इनहिबिन जाके लेडिक सेल पर अप्लाई होगा तो टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट नहीं होगा। जब टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट नहीं होगा तो यहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस भी नहीं होगी। ये पूरा प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हार्मोन के जरिए कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल तो ब्रेन कर रहा है, लेकिन ब्रेन डायरेक्ट नहीं कर रहा है, थ्रू हार्मोनल सिस्टम इसको कंट्रोल करता है। तो अब ये एक्टिवेट कब होगा? अगेन कई तरह के स्टिमुलाई मिलेंगे, विजुअल स्टिमुलाई, फिजिकल कांटेक्ट वाले स्टिमुलाई, या सोचो में कोई स्टिमुलाई। जब तक कोई स्टिमुलस नहीं मिलेगा, इनकी रिलीज का जो प्रोसेस था वो रोका जाएगा। तो ये हमने हार्मोनल सिक्रीशन पर बात की। मेल की फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और मैंने कल जो बताया था उसको आप जहन में लाइए। मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुरू दिन से एक्टिव नहीं होते हैं, प्यूबर्टी के बाद ये एक्टिव हो जाते हैं। प्यूबर्टी ब्लॉकर, एक्टिव होने के बाद इनके फंक्शन शुरू हो जाते हैं। तो यहां एक बहुत बड़ा फर्क याद रखना है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ताहयात एक्टिव रहता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ताहयात एक्टिव नहीं रहता। ये प्यूबर्टी पर एक्टिव हो जाता है, और मेनोपॉज एक मरहला होता है। मेनोपॉज पर जाकर ये काम करना छोड़ देता है। अब ये मेनोपॉज कौन सी उम्र है? तो 50 से 60 साल, लेकिन बाज़ औक़ात अर्ली भी हो सकता है। कुछ ख़वातीन में 45 साल में भी मेनोपॉज हो सकता है, बाज़ में 60 से ऊपर भी हो सकता है। ये इक्का दुक्का केसेस है, लेकिन जो मेजॉरिटी में हो रहा है वो क्या है? 50 to 60 ईयर्स के दरमियान मेनोपॉज होता है। उसके बाद फीमेल्स एग प्रोड्यूस नहीं कर सकती। अच्छा, दूसरी बात,
इनका फंक्शन क्या है? आपको मैं याद दिला दूं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या था? गैमीट प्रोड्यूस करना, गैमीट को स्टोर करना और गैमीट को ट्रांसफर करना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के काम उससे ज्यादा है। सबसे पहले ये भी गैमीट प्रोड्यूस करेगी, लेकिन कौन सा गैमीट? एग्स या ओवम, गैमीट प्रोडक्शन। फिर रिसीव मेल गैमीट्स, दूसरा काम इसका ये है, मेल गैमीट्स को रिसीव करना। और तीसरा काम है मेंटेन प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। अच्छा, यहां एक और बात है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक तो ताहयात चलता है, दूसरा उसमें बीच में ब्रेक नहीं आते। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ब्रेक्स भी आते हैं, मंथली बेसिस पर इसमें चेंजेस आती हैं, लेकिन मेनोपॉज के बाद वो चेंजेस भी खत्म होते हैं। तो ये 3 काम याद रखेंगे। पहला काम गैमीट प्रोडक्शन, दूसरा रिसेप्ट ऑफ मेल गैमीट्स, तीसरा मेंटेनिंग प्रेगनेंसी। फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो उसके बाद फिर इसने प्रेगनेंसी को मेंटेन करना है। अब आते हैं इसके पार्ट्स की तरफ। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के भी पार्ट्स हैं। उन पार्ट्स को हम यूं कह सकते हैं, गोनेट्स यहां भी हैं। गोनेट किसे कहते हैं? गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स। यहां पर जो गैमीट है, गोनेट्स हैं, वो पेयर ऑफ ओवरीज है। एक ही जोड़ा है ओवरीज का, यानी 2 ओवरीज है। इसके बाद डक्ट्स हैं। यहां फैलोपियन ट्यूब्स, फैलोपियन ट्यूब्स इनको कहा जाता है। 2 हैं, 2 ओवरीज हैं तो 2 फैलोपियन ट्यूब्स हैं। इसके बाद है यूटेरस, और यूटेरस के पार्ट्स हैं फंडस, मेन बॉडी और सर्विक्स। ये 3 पार्ट्स इसके हैं। इसके बाद है वेजाइना। वेजाइना या एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी इसको कहते हैं। इसी को बर्थ कैनाल भी कहते हैं, बर्थ कैनाल। अच्छा, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक हिस्सा, यानी गोनेट्स हमने देखा जिस्म से बाहर था, यहां जिस्म से बाहर कोई चीज नहीं, सारे जिस्म के अंदर है। और एक और बात याद रखें, ये जो पेल्विक गर्डल है फीमेल का थोड़ा गहरा होता है, चौड़ा और गहरा है, क्योंकि उधर यूटेरस में एम्ब्रियो की डेवलपमेंट भी होनी है। मेल का निस्बतन नैरो होता है। अच्छा, ओवरीज काफी थिक 2 थैलियां हैं इस तरह की, और इनके तकरीबन बीच में यूटेरस है। पहले डायग्राम जरा देख लें, फिर हम आप कहां से शुरू करेंगे ये आपको इशारा मिल जाए। यूटेरस ये है, ये फैलोपियन ट्यूब्स हैं, और फैलोपियन ट्यूब्स ओवरीज के साथ डायरेक्ट जुड़ी हुई है। एक ओवरी इधर है और दूसरी ओवरी इधर है। ओवरीज लिगामेंट्स के गुच्छे के जरिए अंदर जो पेल्विक गर्डल के अंदर हड्डी है उसके साथ जुड़े हुए, ओवरी अलग है। और आप यूं समझ लें, ओवरी के ऊपर ये फैलोपियन ट्यूब्स, ये फर्ज करेगा ओवरी है तो फैलोपियन ट्यूब्स यूं अटैच है। ये दोनों फ्री हैं एक दूसरे के साथ, फिजिकली इन कांटेक्ट हैं, कनेक्टेड नहीं है। ठीक होगी? अच्छा, हो क्या रहा है, ये बहुत नैरो सी ट्यूब है, इस पूरे को फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। और इसके बाद ये ट्यूब इस तरह से आती है, यहां ये पूरा एरिया, ये वाला यूटेरस कहलाता है। यूटेरस के ये हिस्सा फंडस से, ये मेन बॉडी है, और ये हिस्सा इसका सर्विक्स है।
ये फेलोपियन ट्यूब, ये ओवरी। हर पार्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा अरसे तक यूटेरस में काम करता है, इसलिए यूटेरस पर खास तवज्जो है। इसके वजूद में टिश्यूज की 3 लेयर्स हैं। सबसे बाहर वाली को एपीमेट्रियम कहते हैं, एपीमेट्रियम। दरमियान वाली लेयर को मायोमेट्रियम कहते हैं। तो समझो एपीमेट्रियम परमानेंट है, सपोर्ट प्रोटेक्शन के लिए। मायोमेट्रियम भी परमानेंट है और ये मूवमेंट के लिए, मसल्स है ना, मसल से रिलेटेड है, तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल एक्सप्रेशन। सबसे अंदर वाली जो लेयर है इसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। ये एंडोमेट्रियम परमानेंट नहीं है, यानी ये डिजनरेट होती है जरूरत के वक्त, डिजनरेट होती है, रिजनरेट होती है, ये मंथली बेसिस पर इसमें चेंजेस आते हैं। अच्छा, ये सर्विक्स आमतौर पर यहां पर एक स्फिंक्टर है। स्फिंक्टर समझते हैं ना, रबर बैंड की तरह का एक वाल्व है जो हार्मोनल कंट्रोल में है। हार्मोन अप्लाई होगा तो ये रिलैक्स होगा, और ये रिलैक्स होता है सिर्फ बर्थ के बाद, वरना ये कंट्रैक्टेड होता है। जब ये है विजाइना, विजाइना 2 काम करती है, बल्कि एक तो इट रिसीव्स स्पर्म्स, दूसरा जब बच्चा पैदा होगा तो ये बर्थ कैनाल के लायक बच्चे का रास्ता फराहम करेगा। बहरहाल इस जगह पर गैमेट्स बनेंगे ओवरी में, और इनकी लेंथ वगैरह देख लेना, ये तकरीबन 8 से 10 सेंटीमीटर तक होती है। यूटेरस इससे थोड़ा ज्यादा लंबा है, लेकिन यूटेरस की थिकनेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो एम्ब्रियो डेवलप होने वाला है वो इधर होगा। क्या हार्मोन यहां अप्लाई होंगे तो इसके सेल्स जो oogonia थे, एक को oogonia कहते हैं, एक से ज्यादा को oogonia। FSH रिलीज होगा, वो ओवरी पर पड़ेगा, तो इसका एक सेल अलग होकर अंदर आ जाएगा। अलग क्या होगा, वो माइटोसिस के जरिए डिवाइड होकर एक सेल अलग होगा। अलग होने के बाद ये सेल मजीद माइटोटिक डिवीजन के जरिए एक सेल्स की थैली में बदल जाएगा। इस थैली को फॉलिकल कहा जाता है। इस फॉलिकल के अंदर जो एक सेल बचा है वो प्राइमरी oocyte है। प्राइमरी oocyte मियोसिस के जरिए तकसीम होगा तो 2 अनइक्वल सेल्स बनेंगे, एक छोटा एक बड़ा। छोटे को फर्स्ट पोलर बॉडी कहा जाएगा, इसको सेकेंडरी oocyte। फिर क्या होगा, मियोसिस 2 होगी, पोलर बॉडी छोटी थी तो उससे फिर 2 छोटे सेल्स बनेंगे। सेकेंडरी oocyte से एक और छोटा सेल, एक बड़ा सेल बनेगा। जो बड़ा सेल है वो ओवम या एग है, जबकि ये 3 सेल्स डिजनरेट होकर खत्म होते हैं। अच्छा, जब ये एक ही एग इसके अंदर बच जाएगा तो अब इसको कहा जाता है मैच्योर या ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल बन के समझो यहां आ गया है, दूसरा हार्मोन रिलीज होगा। अच्छा, एक चीज और, FSH जब इधर अप्लाई हुआ था तो ओवरी से फॉलिकल फॉर्मेशन शुरू हुई थी। ये फॉलिकल एस्ट्रोजन सीक्रेट करती है। एस्ट्रोजन जाके यूटेरस की एंडोमेट्रियम को थिक करवाता है, और फिर क्या होगा, जब ये रप्चर होकर एग निकल कर उधर जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, बाकी बची हुई थैली को अब कार्पस लूटियम कहते हैं। इसका मतलब जब इसमें एग था तो ये फैलोपियन ट्यूब, आई एम सॉरी, फॉलिकल थे, फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल। एग निकलने के बाद जो बाकी बचा है होल, वो कार्पस लूटियम है। कार्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन एंजाइम हार्मोन रिलीज करेगा। प्रोजेस्टेरोन FSH को भी रुकवा देगा, इनहिबिट करेगा, एस्ट्रोजन को भी इनहिबिट करेगा, और यहां यूट्रस की थिकनिंग की जिम्मेदारी अब वो है। लेकिन ये याद रखना कि मैच्योर फॉलिकल खुद रप्चर नहीं हुई, उसके ऊपर जब LH या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अप्लाई हुआ है फिर वो रप्चर हुई।
रप्चर होने से एक उधर निकल गया, ये कॉर्पस लुटियम बन गया। इस अमल को ओव्यूलेशन कहा जाता है। तो ओव्यूलेशन का मतलब क्या हुआ? रिलीज ऑफ एग फ्रॉम मैच्योर फॉलिकल ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ LH हार्मोन। और अब यहां फर्टिलाइजेशन यहां होगी, यहां फैलोपियन ट्यूब में। इसका मतलब स्पर्म्स आर डिपॉजिटेड हियर, यहां डिपॉजिट किए जाते हैं वेजाइना और सर्विक्स के करीब। यहां से ये मूव करते हुए रेस लग जाती है, समझो ऊपर आके कुछ इधर आते हैं, कुछ इधर आते हैं, और जो पहले पहुंचता है वो एग को फर्टिलाइज करता है। फर्टिलाइज करने के लिए सिर्फ उसका हेड काफी है। एक क्रोमोसोम सुराख करता है, उसके बाद न्यूक्लियस दोनों में फ्यूज हो जाते हैं, टेल और मिड पीस बाहर रह जाता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो जाइगोट है, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के जरिए, यानी यूट्राइन ये फैलोपियन ट्यूब में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, उसके जरिए ये नीचे तकरीबन मेन बॉडी तक आ जाता है। और यहां तक पहुंचने में इसको कम से कम 15 दिन लगते हैं। यहां आके जब ये नरम एंडोमेट्रियम में धंस जाएगा तो अब इसको कहेंगे कंसीव हो गया या हमल ठहर गया। तो मैं ये क्लियर करूं, फर्टिलाइजेशन को हमल ठहरना नहीं कहते। फर्टिलाइजेशन के बाद ये सीधा बाहर जाया भी हो सकता है। तो एक्चुअल हमल ठहरने का मतलब क्या है? कंसीव होने का मतलब क्या है? जो फर्टिलाइज्ड जाइगोट था वो अब यहां पहुंचते पहुंचते जाइगोट नहीं रहेगा, उसमें मोरोला ब्लास्टुला तक चला जाएगा। वो आगे जब इसमें धंस जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा, अब इसको कहते हैं कंसीव हो गया या हमल ठहर। इसके बाद ये तकरीबन 9 महीने तक इधर रहेगा। ये गेस्टेशन या जेस्टेशन पीरियड कहलाता है। 9 महीने तक के दौरान डेवलपमेंट मुकम्मल हो जाएगी, फिर इसकी बर्थ हो जाएगी। लेकिन ये सारा स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स है। तो हार्मोनल एक्टिविटी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत अहम है, और ये हम इंशाल्लाह